हेलो बच्चों, डाउट नॉट लाइव में आपका स्वागत है। सो स्टार्ट करते हैं आज की मास्टर क्लास जो है न्यूटन के गति के नियम पर आधारित है। और इसमें हम पर्टिकुलर एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है घर्षण तथा घर्षण से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, घर्षण पे जो अच्छे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, वो सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। देखेंगे किस तरह से प्रश्न आते हैं और किस तरह से उसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो ये मास्टर क्लास स्पेशल है सिर्फ और सिर्फ घर्षण तथा इस पर कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, कुछ आपके एससी वर्मा से हैं, कुछ आपके एनसीईआरटी से हैं। ठीक है, तो आगे देखो, यहां पर हम पढ़ने वाले हैं, पहले घर्षण को देख लेते हैं क्योंकि घर्षण के पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में हमें थोड़ा सा यहां पर पता होना चाहिए कि भाई घर्षण है क्या। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक्स जानेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। इतना ज्यादा मैं बेसिक्स नहीं पढ़ाने वाला हूं, थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा, जितना मैं यूज करने वाला हूं उतना ही बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पहले एक ब्लॉक बना लेते हैं, पहले एक छोटा सा ब्लॉक बनाते हैं। ये मान लिया एक ब्लॉक है कोई, ठीक है, ये एक ब्लॉक हो गया और ये यहां पर एक सरफेस पे रखा हुआ है, ये रखा हुआ है एक सरफेस पे, इस तरह से एक सरफेस पे रखा हुआ है और यहां पर घर्षण है। घर्षण की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो घर्षण बोलते क्या है? घर्षण बोलते हैं कि जब कोई वस्तु गति करती है किसी वस्तु के संपर्क में रह के, तो एक उस आपेक्षिक गति का विरोध करता है। एक घर्षण बल एक ऐसा बल होता है जो गति का विरोध करता है, गति का विरोध नहीं करता, आपेक्षिक गति का विरोध करता है। जैसे कि मैं इस हाथ पर अगर मैं अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ा रहा हूं तो जो घर्षण लग रहा है वो पीछे की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि ये घर्षण बल क्या करना चाहता है, ये जो हाथ फिसल रहा है इस हाथ पे, इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उल्टा लगेगा बल, जो उल्टा बल लग रहा है इसको रोकने के लिए, इस वाले हाथ को रोकने के लिए कि भाई तुम इस पर जो खिसक रहे हो ना, रुक जाओ, मत खिसको, तो ये इसको रोकना चाहता है और जो रोकना चाहता है वही हम घर्षण बल उसको बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? मतलब कि अगर इस पर एक ब्लॉक है जिसका मास दे देते हैं, द्रव्यमान दे देते हैं m है, m किलोग्राम है, ठीक है, m किलोग्राम का है। अब इस m किलोग्राम के द्रव्यमान पर अगर एक बल मैं लगा दूं, क्षैतिज बल लगा दूं, f बल लगा के इसको खींचता हूं मैं, इधर से मैं खड़ा होकर इसको पकड़ के खींच रहा हूं, इसको पकड़ के खींच रहा हूं, तो क्या होगा? यहां पर घर्षण है, यहां पर घर्षण है। जब ये आगे की तरफ चलेगा तो ये सतह को क्या दिखेगा? आगे की तरफ जा रहा है, तो घर्षण किधर लगा देगा? ये घर्षण लगाएगा इस पर, इस पिंड पर पीछे की तरफ घर्षण लगेगा, पीछे की तरफ। ये संपर्क में, जहां पर सतह संपर्क में होंगी वहीं पर घर्षण बल लगेगा, ऊपर नहीं लगेगा, यहीं पर लगेगा जहां पर वो कांटेक्ट में, जहां पर वो टच कर रहे हैं, इसको कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स है मतलब एक सतह दूसरे सतह के साथ चिपकी हुई है, स्पर्शी बल है। ठीक है, स्पर्श हो रहा है तभी बल है, नहीं तो नहीं होता। तो यहां पर देखो F पीछे की तरफ, मतलब इसको छोटे f से दिखाएंगे हम, छोटे f या fs से दिखाते हैं, बहुत से किताब में छोटे fs से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये घर्षण बल होगा। ये क्या है हमारा? ये है घर्षण बल, घर्षण बल। इससे पहले हमने देखा था ये बाह्य बल है, ये बाह्य बल लगा के खींचा जा रहा है, तो बाह्य बल, इसको पता है आपको। ये m द्रव्यमान का अगर पिंड है, इसको थोड़ा सा बगल में लिख लेता हूं मैं, ये है m द्रव्यमान, m kg। ठीक है, m किलोग्राम का पिंड है, तो क्योंकि पिंड है तो इस पर न्यूटन के गति के नियम से ये क्या करेगा, ये इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो ये क्या करेगा, नीचे इसका भार होगा नीचे की तरफ, क्या हो जाएगा नीचे mg। तो भाई अगर mg नीचे से नीचे की तरफ, ये इस सतह पर ये बल लगा रहा है, ये टुकड़ा जो द्रव्यमान रखा है, तो ये क्या करेगा, ये सतह भी इसके ऊपर बल लगाएगी न्यूटन के तीसरे नियम से। इक्वल और अपोजिट एक्शन के जो उल्टा होता है क्या होता है? रिएक्शन, मतलब क्रिया इधर हो रही तो प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ, तो एक नीचे से ऊपर की तरफ बल लगेगा जिसको बोलते हैं n, या इसको बोलते हैं r। रिएक्शन बल बोलते हैं या नॉर्मल बल बोलते हैं। नॉर्मल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सतह के साथ हरदम 90 अंश का कोण बनाएगा, हरदम 90 अंश का, तो इसीलिए इसको नॉर्मल बल बोलते हैं, अभिलंब बल बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल इसको बोलना ज्यादा सही रहेगा, नॉर्मल बल। नॉर्मल बल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जिस सतह पे रखा होगा, जहां पर ये ब्लॉक रखा होगा द्रव्यमान, उस सतह के 90 डिग्री पर कोण बनाते हुए जो लाइन जाएगी, उसी लाइन पर ये बल लगता है, उसी लाइन के अलोंग ये बल लगता है। ठीक है, उसी लाइन के अलोंग ये बल लगता है, तो n या r, इसको दोनों चीज बोल सकते हैं। तो F इधर है, Fs इधर है, घर्षण बल इधर, अगर ये आगे खिसक रहा है तो Fs नीचे, जब तक खिसकेगा नहीं तब तक Fs नहीं आएगा, जब तक ये नहीं खिसकेगा तब तक Fs नहीं आएगा। अगर यहां पर घर्षण है तो घर्षण के गुणांक को क्या बोलते हैं? घर्षण गुणांक बोलते हैं। घर्षण के गुणांक क्या बोलेंगे बच्चों? घर्षण गुणांक बोलेंगे। तो घर्षण गुणांक क्या होता है? घर्षण गुणांक क्या होता है? यहां पर mg नीचे है, n ऊपर है, तो घर्षण गुणांक जो होता है
घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक क्या होता है पता है आपको? घर्षण गुणांक मतलब होता है कि सतह कितनी खुरदुरी है, ठीक है। घर्षण गुणांक यही बताता है कि ये जो सतह है जहां पर ये दोनों रखे हुए हैं, जहां पर इस सतह पे जहां पर ये रखा हुआ है, ये वाली सतह और इसके बीच में कितना खुरदुरापन है, ठीक है, यही बताएगा। और इसको निरूपित करते हैं म्यू से। जब रुका हुआ है, वस्तु रुकी हुई है एक सतह पर, तो इसी म्यू को बोलते हैं म्यू एस। म्यू एस ये बन जाता है, म्यू एस जब तक ये रुका है। म्यू एस मतलब होता है स्थैतिक घर्षण गुणांक। स्थैतिक घर्षण गुणांक, ठीक है। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है म्यू एस। म्यू एस मतलब रुका हुआ है, अभी वस्तु जो है रुकी हुई है, ये गति नहीं कर रहे हैं, तो म्यू एस। म्यू एस जो होगा इसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो ये हो गया। अगर अब ये चलने लगे तो क्या हो जाएगा? ये जो म्यू है ना, घर्षण गुणांक म्यू जो है, यही बन जाता है, यही घर्षण गुणांक म्यू बन जाता है म्यू के। इसको मैं बोल देता हूं, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाता है फिर म्यू के। म्यू के बन जाता है। म्यू के मतलब गतिज घर्षण गुणांक या गतिज घर्षण गुणांक, या इसको बोलते हैं सर्पी घर्षण गुणांक, क्योंकि ये स्लिप कर रहे होते हैं, एक दूसरे पर चल रहे होते हैं। तो ये क्या है? एक दूसरे पर सतह पर क्या है? ये सतह पर इस तरह से ये एक जगह दूसरे जगह सरक रहा है, इस पर सरक रहा है मतलब सर्पी। तो सर्पी या इसको हम बोलते हैं गतिज। तो गतिज आप याद रखिए, इसको बोलते हैं गतिज गतिज घर्षण गुणांक, ठीक है। तो गतिज घर्षण गुणांक ये हो गया, स्थैतिक घर्षण गुणांक ये हो गया। अब इनका मान भी मैं बताऊंगा, इनका मान भी मैं बताऊंगा क्या होते हैं। तो अगर ये चलने लगे, जब तक ये रुका है मतलब आप ये समझिए कि जब ये रुका हुआ है Fs, तो इसका मतलब अगर ये द्रव्यमान रुका हुआ है, आगे नहीं चल रहा है, हमने बल लगाया, ये चला नहीं, इसका मतलब हमने बल कम लगाया। इसका मतलब कि जो ये बल लग रहा है, घर्षण बल का मान है, ये इससे ज्यादा है। तो जब तक, देखो 3-4 केस बना देता हूं मैं पहले। जब तक Fs जो है बड़ा होगा F से, ये वस्तु गति नहीं करेगी, ये वस्तु, ये द्रव्यमान गति नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा? रुका रहेगा। ये क्या करेगा? ये रुका रहेगा। m जो है रुका रहेगा, m आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। अब अगर मान लो बल हम बढ़ाते जाए, थोड़ा थोड़ा बल बढ़ा रहे हैं, तो एक जगह ऐसी आएगी, एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों F और Fs जो हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जब ये कंडीशन आती है, जब ये मैं लिखूं अगर कि Fs जो है अगर ये बराबर हो गया F के, मतलब बल हमने इतना लगा दिया कि Fs जो है F के बराबर, मतलब कि अब इसको ऐसा बोल देते हैं कि अगर मैं 0.1% भी बल बढ़ा दूं, 0.1 बल अगर मैं बढ़ा दूं, मान लो कि F का मान था, मान लो कि F बराबर था, F बराबर 10 न्यूटन मैंने लगाया, S बराबर 10 न्यूटन लगाया, तो Fs भी बराबर हो गया, Fs भी बराबर हो गया। अब अगर मैं F का मान 10 न्यूटन था, तो 10.001 न्यूटन लगा दूं, मतलब 0.01 न्यूटन में बढ़ा रहा हूं, तो ये चलने लगेगा। या और छोटा बल लगा दूं तब भी ये चलने लगेगा। मतलब एक चींटी भी आके अगर इसको धक्का दे दे अब, तो चलने लगेगी, ठीक है। तो ये चलने लगेगा। इतना कम बल की जरूरत है, मतलब दोनों बराबर हो चुके हैं, मतलब अब जैसे ही इसमें थोड़ा सा बल लगाएंगे हम, तो ये चलना चालू कर देगा। तो ये इसको कहते हैं लिमिटिंग। यहां पर जो फ्रिक्शन आता है ना, इस जगह पर जब Fs और F बराबर हो गए, इसका मतलब कि जो सीमांत या जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है, इसका मान सबसे ज्यादा है, इससे ज्यादा इसका मान नहीं हो सकता। इसका मतलब Fs का मान इससे ज्यादा नहीं हो सकता। Fs मतलब जो घर्षण बल है, ये रुका हुआ था तभी तो लग रहा था, Fs रुका हुआ था तभी Fs था। तो Fs जो है अभी जब सबसे ज्यादा है, F के बराबर है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इससे ज्यादा F बढ़ाएंगे तो Fs कम हो जाएगा, ये बढ़ने लगेगा। ये बड़ा हो गया मतलब ये चलने लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर जब बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि म्यू एस जो है इस बिंदु पर, इस जगह पर जो म्यू एस है ये अधिकतम है। इसका मान क्या होता है? इसका मान यहां पर, जहां पर F बराबर Fs हो जाता है, यहां पर म्यू एस जो होता है
अधिकतम हो जाता है, अधिकतम। ठीक है, इसका मान जो होता है म्यू एस का वो अधिकतम होता है, मैक्स। और म्यू एस के अधिकतम मान को बोलते हैं, म्यू एस के अधिकतम मान को बोलते हैं, इसको दूसरे चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे दिखाते हैं म्यू एल से, म्यू एल। और इसको बोलते हैं सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण गुणांक। ठीक है, सीमांत घर्षण गुणांक। तो सीमांत घर्षण गुणांक का मतलब क्या निकल रहा है कि सीमा पे पहुंच चुके हैं, ना तो रुका है ना तो चल रहा है, बीच में है, मतलब रुकने और चलने के दोनों के बीच में है। ठीक है, ऐसे बीच में है। तो मतलब जैसे नोक पे कोई चीज रखी हो, थोड़ा सा भी इधर हो तो इधर गिर जाएगी, इधर हो तो इधर गिर जाएगी, ऐसा है। अगर ये बल थोड़ा सा कम हो जाएगा तो वो रुका ही रहेगा, नहीं चलेगा। अगर ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो ये चलने लगेगा। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। और तीसरा क्या हो सकता है इसमें बच्चों? तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है कि जब f का मान बड़ा हो जाए fs से। f का मान अगर fs से बड़ा हो गया तो जो m है ये चलने लगेगा, m जो है ये चलने लगेगा। m या इसको वस्तु बोल सकते हैं, लेकिन मैंने m लिया है तो बोल सकते हैं जो m द्रव्यमान की वस्तु है वो चलने लगेगी, चलने लगेगा। चलने लगेगा मतलब इस पर फिसलने लगेगा, यहां पर इसे फिसलने लगेगा, मतलब ये बल ज्यादा हो गया तो ये इधर चलने लगे, स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये तीन कंडीशंस आपको मिल गई। अब अगर हमें इसका मान निकालना है, किसका? एफएस का मान क्या होता है, एफएस का मान कैसे निकालते हैं या क्या होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं फटाफट जो यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये इतना डिटेल्ड लेक्चर नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ घर्षण पढ़ाऊं, मैं इसमें प्रॉब्लम्स पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि ऐप पर बहुत सारे बच्चों ने कुछ प्रॉब्लम्स पूछी थी जिनमें उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। घर्षण पर आधारित कुछ प्रश्न है, कुछ सेलेक्टिव प्रश्न है, एचसी वर्मा और एनसीईआरटी से रिलेटेड, और भी एक दो बोर्ड की किताबें हैं जिनसे रिलेटेड है, सारे हिंदी क्वेश्चन है। तो हल करके उसको मैं दिखाता हूँ कि कैसे होते हैं। ठीक है, तो उनको ज़्यादा वो उसी के लिए ये क्लास बनाई गई है एक्चुअली, घर्षण पर आधारित। लेकिन घर्षण पढ़ाने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा याद आ जाए कि घर्षण होता क्या है। अगर हमें इसका मान लिखना है एफ एस का, तो एफ एस बराबर होता है, यहां पर देखो ऊपर, पहले समीकरण लिख लेते हैं, पहले मैं समीकरण लिख लेता हूं। समीकरण देखो ऊपर क्या है, इस पे देखो तो n जो है mg के बराबर है और f जो है fs के बराबर है, ऐसा बोल सकता हूं मैं। ठीक है, बोल देता हूं। जब ये रुके हुए हैं, ठीक है, जब ये रुके हुए हैं, इससे ज्यादा अब ये नहीं चल सकते, रुके हुए हैं, तो मैं बोल सकता हूं मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जो n है ये बराबर है किसके? mg के, भार के बराबर है। ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी। और दूसरी क्या है? f जो है ये बराबर है fs के। ये कब है? जब ये रुके हुए हैं, सिर्फ चलने वाले हैं। सीमांत घर्षण की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, सीमांत घर्षण की बात कर रहा हूं। तो यहां पर ये हो गया। अब अगर मुझे fs का मान लिखना है, fs का मान लिखना है, तो fs बराबर होता है जो fs है, fs जो होता है वो n के बराबर, fs जो होगा, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, fs जो होता है वो जो घर्षण गुणांक होता है म्यू एस और गुणे n के बराबर होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं fs जो है ये म्यू एस गुणे n जो है उसको हम mg लिख सकते हैं, तो mg के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, म्यू एस mg के बराबर होगा, ठीक है। अब fs ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम यहां पर देख सकते हैं, देखो म्यू एस mg, म्यू एस क्या है यहां पर? म्यू एस का क्या है यहां पर? घर्षण गुणांक, मतलब यहां पर हर जगह घर्षण गुणांक है, हर जगह खुरदुरी सतह है, मतलब इन दोनों की, सिर्फ इसकी नहीं, इसकी भी, ये इसके साथ अगर खुरदुरी, सिर्फ अगर ये खुरदुरी हो, ये खुरदुरी ना हो, एकदम चिकना हो, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो दोनों खुरदुरे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ, यहां पर जो घर्षण गुणांक है दोनों का एक दूसरे के सापेक्ष, वो कितना है? म्यू एस है। ठीक है, तो एफ एस इक्वल टू क्या हो गया? म्यू एस और एन के, ये एन नॉर्मल, क्योंकि यही बल तो लग रहा है नीचे, यही बल तो नीचे लग रहा है। म्यू एस, एफ कहां से आ रहा है? एफ बल कौन लगा रहा है? ये इसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान की वजह से नीचे चिपका हुआ है, रखा हुआ है। जो mg है, mg तो खींच रहा है इसको नीचे, तो mg खींच रहा है तभी तो इस पर रखा हुआ है। तो म्यू एस और गुणे n के, n मतलब mg के, n ऊपर है mg नीचे, तो n बराबर mg। ठीक है, हो गया। तो ये हो गया बल। अब यहां पर देखो म्यू एस mg के बराबर आ गया, एफ एस का मान हमें पता चल गया। लेकिन हम म्यू एस का मान निकालना चाहे तो म्यू एस बराबर हम क्या लिख सकते हैं? म्यू एस बराबर यहां से लिख सकता हूं मैं एफ एस और बटा एन के। ठीक है, ये सीमांत घर्षण गुणांक का मान है, सीमांत घर्षण गुणांक का मान। लेकिन जैसे ही वस्तु चलना चालू करती है, इसको इस तरह से ग्राफ से देखते हैं, ठीक है,
ग्राफ से देखते हैं तो मान लो कि वस्तु पर बल लगाना चालू किया, बल लगाना चालू किया, अभी ये बढ़ नहीं रही है, लेकिन एक बिंदु ऐसा आया जहां से ये ऐसे हुआ और ऐसे हो गया ये ग्राफ। अब ये ग्राफ दिखा क्या रहा है? ये ग्राफ दिखा रहा है कि यहां पर ये जो है ना, यहां पर ये है म्यू एस का मान। म्यू एस मतलब लिमिटिंग, इसको मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं, तो म्यू एस या इसी को बोल सकते हैं म्यू एल के, ये मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एल की, ठीक है। और यहां पर देखो, यहां पर जब ये कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इस बिंदु पर, ये ए बिंदु मान लेते हैं, ये बी बिंदु, तो जब बी बिंदु मतलब यहां तक खींचते गए, अभी वस्तु नहीं बढ़ रही है, लेकिन ए बिंदु के बाद जब थोड़ा सा बल लगाया हमने तो ये खिसकने लगी, ये बल है इधर, ठीक है, इधर बल है, तो जैसे ही बल लगाए वो खिसकने लगी, चलने लगी। इसका मतलब क्या हो रहा है? जब चलने लगी, इसका मतलब हम देख पा रहे हैं कि जो घर्षण गुणांक का मान है म्यू एस से, वो इस बिंदु पे आ गया और इस बिंदु का नाम है म्यू के, क्योंकि जब चलने लगती है तो क्या हो जाता है? गतिज घर्षण गुणांक। तो गतिज घर्षण गुणांक हम देख सकते हैं कि हमेशा जो म्यू एस होता है ये हमेशा गतिज घर्षण गुणांक से बड़ा होता है, या बराबर भी हो सकता है। एक बिंदु ऐसा नहीं, बराबर नहीं होगा, बड़ा ही हो सकता है, ठीक है। म्यू एस जो होता है हरदम बराबर होता है। बराबर क्या हो सकते हैं? म्यू एस और म्यू एल आपस में बराबर होते हैं। कब? जब म्यू एल होता है तो वहां पर म्यू एस जो होता है उसी को हम म्यू एल बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब कि स्थैतिक घर्षण गुणांक जो होता है वो सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होता है, ठीक है, इसका मैक्सिमम मान, अधिकतम मान, ठीक है, ये हो गया। अब म्यू एस का मान पता चला गया, म्यू के का मान भी वैसे निकालेंगे, म्यू के का मान भी ऐसे ही निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज है। म्यू के यहाँ जाएगा, यहाँ एफ के हो जाएगा, क्योंकि घर्षण गुणांक जो होगा वो क्या होगा? गतिज घर्षण गुणांक हो जाएगा, तो एफ के से लिख देंगे। यहाँ पर स्थैतिक घर्षण गुणांक है तो म्यू एस लिखा है, एन है, ठीक है। तो ये सारी चीज यही यूज करूंगा मैं। अब एक चीज और बची है यहाँ पर, एक चीज और यहाँ पर बची है। फ्री बॉडी डायग्राम पर मैंने एक लेक्चर ले लिया था फ्री बॉडी डायग्राम पर, तो वो वाला लेक्चर आप देख सकते हैं किस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था मैंने, क्या क्या होता है, मुक्त शरीर आरेख जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक चीज और मैं बता देता हूं, देखो मैंने ये जब ब्लॉक रखा था, यहां पर द्रव्यमान रखा, ये m द्रव्यमान है, ये नीचे mg लग रहा है, इधर लग रहा है f लग रहा है, और इधर लग रहा है जो इधर बल लग रहा है, अगर ये मतलब नीचे लग रहा है, नीचे बल लग रहा है, ये Fs है, ठीक है, और ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल बल N। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये, इसको मैं मिला दूं इस तरह से, तो यहां पर जो कोण बन रहे हैं वो 90 डिग्री के, सभी 90 डिग्री के, जब ये समतल पे रखा है। लेकिन अगर ये वस्तु जो है, ये जो द्रव्यमान है, इसको मैं यहां रख दूं, तो ये m द्रव्यमान की वजह से mg तो हरदम नीचे की तरफ लगेगा, और ये थीटा कोण है, तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक तो mg साइन थीटा आगे आ जाएगा, mg साइन थीटा आगे आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा mg नीचे है, और इसके साथ ये कोण जो बन रहा है ये देखो नॉर्मल ऊपर की तरफ रहेगा n, क्योंकि सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर लाइन, नीचे की तरफ इसका mg का जो घटक आएगा, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? अगर साइन थीटा इधर है तो नीचे क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा mg कॉस थीटा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको मैं ये पढ़ा चुका हूं और आप पिछला वाला लेक्चर देख चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी यहां पर चल रहा हूं ताकि मैं सवाल पे पहुंच सकूं, जो हमारा आज का क्वेश्चन है उसको मैं देख सकूं, ठीक है। ये हो गया mg कॉस थीटा। अब यहां पर अगर देखूं तो Fs किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। अगर ये नीचे आना चाहता है, इस पे बल मैं मान लो नीचे की तरफ लगा रहा हूं F, तो F बल भी नीचे लगा रहा हूं, mg साइन थीटा भी नीचे लग रहा है, या इसमें F बल ना लगाओ, F बल इसमें लगाओ ही मत, F बल लगाओ ही मत, इसको ऐसे ही रहने दो, F बल मत लगाओ। तो इस पर जो एक बल लगेगा, ये लगेगा Fs ऊपर की तरफ। अब यहां पर देखो तो ये कोण बन रहा है थीटा, ये कोण बन रहा है थीटा, Fs इधर, mg साइन थीटा इधर, mg इधर, n ऊपर, मतलब मैं लिख सकता हूं कि n जो है ये बराबर है, n ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्या है? n के सीध में नीचे देखो mg cos थीटा, तो ये आ जाएगा mg और ये हो जाएगा cos थीटा के, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब n के बराबर हो गया mg साइन थीटा, तो देखो Fs अगर ये रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, अगर ये न इधर चल रहा है ना उधर चल रहा है, मतलब Fs का मान mg साइन थीटा के बराबर होगा। mg साइन थीटा इधर लग रहा है, इधर की तरफ बल, आगे की तरफ, और ये पीछे की तरफ, मतलब ये दोनों बल जो है आपस में संतुलित है। मतलब मैं लिख सकता हूं Fs जो है यहां पर mg साइन थीटा के बराबर है, यही लिख सकता हूं mg साइन थीटा के बराबर है, अगर ये रुका हुआ है। और अगर थीटा का मान हमें निकालना है,
ये फिगर की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो अगर हमें tan थीटा इसमें मान निकालना है थीटा का मतलब कोण का मान निकालना है कि कितना झुका हुआ है, कोण का मान निकालना है। तो यहां से क्या करो, इनको डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा n/fs, और ये बराबर हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा cos थीटा बटे हो जाएगा sin थीटा के, क्योंकि और सारी चीजें सेम है, कट जाएंगी। या इसको मैं लिख सकता हूं cos थीटा बटे sin थीटा, ये थीटा है, ठीक है। तो cos बटे sin है, तो sin बटे cos करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan बन जाएगा, ये बन जाएगा tan थीटा, और tan थीटा बराबर आ जाएगा आपका fs बटा n के। तो fs और बटे हो जाएगा n के। और fs बटे n क्या होता है बच्चों, fs बटे n जो होता है, ये fs बटे n मैंने क्या लिखा था ऊपर, fs बटे n, देखो ऊपर चलते हैं, fs बटे n कहीं लिखा है क्या, ये देखो fs बटे n क्या लिखा है, म्यू s के। मतलब tan थीटा जो होगा, थीटा का मान किस पर निर्भर करता है बच्चों, थीटा का मान निर्भर करता है म्यू s पे। किस पर निर्भर करता है, जो घर्षण गुणांक होगा, चाहे वो स्थैतिक घर्षण गुणांक हो, चाहे वो लोटनिक घर्षण हो, चाहे वो सर्पी घर्षण हो, चाहे सीमांत घर्षण हो, किसी पर भी हो, तो tan थीटा बराबर म्यू s। तो यहां से मैं लिख सकता हूं थीटा जो बराबर होगा ये हो जाएगा tan इनवर्स म्यू s के। ये याद रखना आप, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज जो हम बोलते हैं, या एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण जो होता है वो यही होता है, थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू s, ठीक है। इसको घर्षण कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घर्षण कोण। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारी चीजें मैं यूज करने वाला हूं, थोड़ा फटाफट इसको हमने देख लिया कि क्या चीजें होती हैं, किस तरह की चीजें हम देखेंगे, किस तरह की चीजें हम करने वाले हैं, वो हो गया। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। बोल रहा है एक खुरदरी मतलब रफ सतह है, और जिस पर एक क्षैतिज टेबल पर 4 किलोग्राम का एक द्रव्यमान रखा है। एक क्षैतिज टेबल है, मतलब एक टेबल हमने मान ली, ये टेबल है, थोड़ा और नीचे बना लेते हैं, ये एक टेबल है। इस टेबल पर बोल रहा है 4 किलोग्राम का एक गुटका रखा है, एक गुटका रख दिया भाई मैंने, ये 4 किलोग्राम का एक गुटका रख दिया। इस गुटके का द्रव्यमान कितना है, 4 किलोग्राम, ये रख दिया इस पर, ठीक है, रख दिया। इसके बाद क्या बोल रहा है, उस पर 20 न्यूटन का एक बल लग रहा है, क्षैतिज बल लग रहा है। क्षैतिज बल लग रहा है मतलब इधर मान लेते हैं हम, इधर मान लेते हैं कि एक बल लग रहा है, ये 20 न्यूटन का आगे की तरफ। यदि गुटका टेबल पर नहीं फिसलता है, अगर ये फिसल नहीं रहा है, मतलब यहां पर ये रुका हुआ है, फिसल नहीं रहा है, तो टेबल गुटके पर कितना घर्षण बल लगाएगी, टेबल कितना बल लगा रही है, इसका मतलब यहां पर घर्षण गुणांक होगा, घर्षण गुणांक होगा। और ये चल नहीं रही है, चल नहीं है मतलब म्यू एस का मान है, म्यू एस यहां पर हमें बताना है कितना है, घर्षण गुणांक हमें बताना है। घर्षण गुणांक अगर निकल आया तो हम यहां पर आसानी से निकाल लेंगे। हम मान लेते हैं कि यहां पर इन दोनों के बीच में जो घर्षण गुणांक है वो क्या है, म्यू एस है, म्यू एस है, तो म्यू एस ही निकालना है हमें। और अगर ये रखा हुआ है तो नीचे की तरफ एक बल का क्या लगता है भैया, एम जी, मतलब एम बराबर, यहां पर जी बराबर मैं यूज करूंगा, यहां पर जी बराबर मैं मान रहा हूं 10 न्यूटन, 10 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का ये लगा रहा हूं। अगर ये ऊपर आगे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है तो पीछे की तरफ क्या लगेगा, एक बल लगेगा एफ एस, घर्षण बल लगेगा, जो अभी बनाया था सेम चीज। और नीचे की तरफ mg लग रहा है तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा बच्चों, ऊपर की तरफ लगेगा एक n बल, नॉर्मल बल लगेगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि जो Fs है ये बराबर है 20 न्यूटन के। क्यों बराबर है भाई, क्योंकि ये फिसल नहीं रहा है। देखो लिखा है यहां पर कि यहां पर ये बोल रहा है गुटका रखा है, 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। यदि टेबल पर फिसलता नहीं है, नहीं फिसलता, रुका हुआ है, तो मतलब Fs और ये दोनों बराबर हैं। या मैं बोल सकता हूं कि बराबर नहीं है, बल्कि ये Fs बड़ा है, बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। बराबर होगा तब भी नहीं जाएगा, और बड़ा होगा तो जाएगा नहीं, तब तो बिल्कुल नहीं जाएगा, अगर जो लगाया गया बल है उसका मान छोटा हो गया, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। अब चूंकि हम जानते हैं Fs जो होता है ये बराबर होता है किसके, म्यू, इसके जो यहां पर घर्षण गुणांक होता है म्यू एस और गुणे n के। n बराबर क्या है, mg। m बराबर क्या है यहां पर, m बराबर देखो द्रव्यमान कितना है 4, और गुणे हमने 10, g मान लिया है 10, मतलब ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों, 40 न्यूटन। तो इसको मैं 40 न्यूटन डायरेक्ट लिख देता हूं। तो Fs बराबर हो जाएगा म्यू एस और गुणे n के। n बराबर कितना है, 40 न्यूटन। यहां पर ये वाला देखो समीकरण बन रहा है ना, n बराबर है हमारे किसके, n बराबर है mg के। तो n बराबर mg लिख दिया, n बराबर mg। तो न्यूटन को अभी हटा देता हूं 40 के, बस इतना ही लिखूं।
40 के, या लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, 40 न्यूटन लिख दो, यहाँ पर ऊपर लिखा है तो इस पर भी लिख सकते हैं। तो म्यू एस 40 न्यूटन, म्यू एस इंटू 40, और ये एफ एस, अब देखो बड़ा नहीं होगा ये, अच्छा ठीक है। तो यहां पर अगर देखो तो एफ एस का मान है ना, ये एफ एस का मान ये आ गया, इसका मान आप उठा के यहां रख देते हैं, इसका मान उठा के यहां रख दो, तो ये वाली समीकरण 1 है हमारी, ये वाली समीकरण 2 है। एफ एस का मान रखो बच्चों, एफ एस बराबर होता है म्यू एस एन के, म्यू एस एन का मान रखो यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका, ये यहां से आ जाएगा आपका, देखो इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये आ जाएगा आपका एफ एस की जगह हो जाएगा म्यू एस 40n, और ये बड़ा है या बराबर है किसके, 20 न्यूटन के, 20 न्यूटन के। इसका मतलब म्यू एस का मान जो होगा ये बड़ा होगा या बराबर होगा 20/40 के, मतलब हो गया 1/2 के, एन से एन कट जाएगा, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, 40 आ गया नीचे, तो म्यू एस का मान हमें पता चल गया। म्यू एस का मान हम मान लेते हैं सीमांत है, ये सीमांत घर्षण है, तो मान लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन है, म्यू एस बराबर हम मान लेते हैं म्यू एल है, सीमांत फ्रिक्शन है, मतलब हम मान लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.5, तो 0.5 आ गया। घर्षण गुणांक है, तो गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता, पता है, गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता, ये हमें पता है। अब हमें निकालना क्या है, स्थितिज घर्षण गुणांक के बारे में क्या कहा जा सकता है, तो स्थितिज घर्षण गुणांक के बारे में 0.5 कहा जा सकता है। भाई बल कितना कितना आ गया, ये आ गया। अब बल कितना होगा, बल यहां से निकाल सकते हैं, देखो एफ एस का मान निकालना है, म्यू एस का मान यहां पता चल गया, तो इसे समीकरण में रख दो मान, तो एफ एस बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, एफ एस बराबर आ जाएगा, म्यू एस का मान कितना आ गया 0.5, मतलब 1/2 ही तो आया था, और गुणे हो गया 40 के, मतलब कितना आ गया 20 के, तो ये भी कितना हो गया 20 न्यूटन, 20 न्यूटन के बराबर हो गया। इसका मतलब जब 20 न्यूटन ये है, ये कितना आ गया, ये भी 20 न्यूटन आ गया, तो 20 न्यूटन इधर लग रहा है, 20 न्यूटन इधर लग रहा है, मतलब ये रुके हुए हैं। या मैं बोल सकता हूं कि एफ एस का मान अगर यहां पर मैं मान रख दूं इसका, तो मैं बोल सकता हूं कि एफ एस जो है ये बड़ा है, क्योंकि यहां पर देखो पहले से ही लिखा है, यहां पर पहले से ही मैंने लिख रखा है, ये बड़ा या बराबर हो सकता है 20 न्यूटन, तो ये तो पहले ही पता चल गया था हमें। लेकिन अगर मैं मान लूं कि ये दोनों बराबर हैं, तो म्यूएल आया और म्यूएल का मान रख दिया, तो हमने देखा कि हाँ सच में बराबर है भाई, 20 न्यूटन आ गया, तो दोनों एक दूसरे से हो गए, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, समझ में आई यहां तक की बात। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन होने वाला है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है चित्र में फर्श और पिंड बी के बीच, ये बी है और ये फर्श है, ठीक है, इसके बीच घर्षण गुणांक 0.1 है, मतलब यहां पर मैं बोल सकता हूं, इसको μ1 बोल देता हूं मैं, ठीक है, इसको मैं μ1 बोल देता हूं, इसको मैं लिखता जाता हूं। μ1 बराबर बोल रखा है कितना है 0.1, ठीक है। पिंड बी एवं ए के बीच घर्षण गुणांक, यहां मतलब इन दोनों के बीच, यहां पर जो घर्षण गुणांक है, अब ये इसका मान दे रहा है कितना है 0.2, मतलब μ2 का मान दे रखा है, μ2 बराबर दे रखा है 0.2, ठीक है। कोई बल F पिंड पर कोई बल F जो है पिंड B पर चित्र में दिखाए अनुसार लगाया जाता है। देखो B पर F बल लग रहा है आगे की तरफ, ठीक है, लग रहा है। A का द्रव्यमान दे रखा है m/2 है, इसका द्रव्यमान दे दिया m/2, इसका द्रव्यमान दे दिया m, ठीक है, इसका द्रव्यमान m दे दिया। तो कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन, पहला कथन बोल रहा है यदि F बराबर 0.25 mg हो जाए, ठीक है, ठीक है, हाँ mg हो जाए तो पिंड एक साथ गति करेंगे, ये बोल रहा है पिंड जो है एक साथ गति करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ जाएंगे अगर f का मान उतना हो जाए, वो बोल रहा है 0.25 mg के अगर बराबर हो जाए, क्योंकि m का मान तो हमें पता नहीं, तो m के रूप में ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए भाई हम क्या करेंगे, एक एक को बना के देखेंगे, इन सबको फिर देख लेंगे कि भाई कौन कौन सा सही होगा। पहले हमें f का मान पता चल गया कि हमें f का मान निकालना है, तो पहले हमें सबसे पहले f का मान निकाल लेना है। और जैसा कि पहला वाला बोल रहा है कि पिंड एक साथ गति करें, तो पिंड एक साथ गति करें उससे पहले हम a को अगर देखें, अगर यहां पर थोड़ा सोचो यहां पर, अगर f आगे बढ़ रहा है, अब f लगा रहा है और b आगे चल रहा है, मान लो b आगे चल रहा है और ये अगर a को भी साथ ले जाना चाहता है, इसका मतलब a पर क्या लग रहा है, अगर a को साथ ना ले जाता, a के बीच और इसके बीच घर्षण गुणांक का मान कम होता, तो b आगे बढ़ता, a वही रुका रहता, b आगे बढ़ता, a वही रुका रहता। लेकिन अगर ये बढ़ रहा है और ये भी साथ बढ़ रहा है, इसका मतलब कि ये जो बल लग रहा है, और ये यहां पर एक बल लग रहा है F2 मान लेते हैं, और यहां पर बल लग रहा है F1,
जो पहला घर्षण गुणांक लग रहा है और जो दूसरा, तो दूसरा घर्षण गुणांक जो लग रहा है ये जो है इसके बराबर है। किसके बराबर भाई? इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इसका अगर पहले वाले का बनाता हूं, ए वाले का, ए का अगर मैं बनाऊं तो देखो ये लग रहा है किधर, F2 पीछे लग रहा है, ठीक है। ये जाना चाहता है आगे की तरफ, लेकिन इस पर आगे की तरफ कोई डायरेक्ट बल नहीं लग रहा है, बल तो इस पे लग रहा है, F तो इस पे लग रहा है, इस पे तो लग ही नहीं रहा है, ये तो सिर्फ इसके पास चिपका हुआ है इसलिए जा रहा है आगे, ऐसा हम मान के चलेंगे। तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, इसका mg लगेगा, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा बच्चों, ऊपर की तरफ n लगेगा, मतलब n बराबर हो गया mg। तो F2 अगर लिखना है हमें तो F2 बराबर मैं लिख सकता हूं यहां पर, F2 बराबर आ गया हमारा, F2 बराबर आ गया म्यू एस एन के, ठीक है। F2 बराबर क्या आ गया, म्यू एस एन के बराबर हो गया। तो यह हो जाएगा म्यू और s कितना है, या म्यू वन एन के, म्यू एस नहीं लिख रहा हूं मैं, म्यू वन लिख रहा हूं, ठीक है, 0.1। तो म्यू वन, एक मिनट, ये म्यू टू है, ठीक है। घर्षण का गुणांक यहाँ पर म्यू टू है, क्योंकि म्यू टू ले रहा हूं तो म्यू टू है, और यहाँ पर है म्यू वन, ठीक है। तो म्यू टू हो जाएगा, ये म्यू वन नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों म्यू टू और हो जाएगा एन के, म्यू टू और हो जाएगा एन के बराबर, ठीक है। तो F2 बराबर अगर मैं लिखूं, F2 बराबर मैं लिखूं तो म्यू टू का मान कितना है बच्चों, म्यू टू का मान है दिया है 0.2, तो 0.2 और गुणे आ जाएगा n बराबर कितना है mg, m का मान कितना है m/2, देखो m का मान कितना देगा m/2, तो ये हो जाएगा m/2 और हो जाएगा g के। हल करो इसको, कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 0.1 mg के, 0.1 mg आ गया, F2 का मान आ गया 0.1 mg। अब हम निकालेंगे F1 का मान, F1 का मान निकालना है भाई, F1 का मान निकालो, कितना आएगा। F1 का मान अगर मुझे निकालना है तो देखो यहां से B के लिए देखो, B के लिए F1 पीछे लग रहा है, तो F1 अगर बराबर मुझे निकालना है, तो मुझे दिख रहा है, मुझे यहां पर दिख रहा है कि पूरा बल कितना लग रहा है इस पर, पूरा इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा m/2 और m, ये साथ लग जाएंगे, m/2 और m, मतलब F1 बराबर मैं लिखूं तो ये लिखूंगा मैं म्यू वन एन के। तो F1 अगर मैं लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, म्यू वन का मान बताओ 0.1, तो 0.1 और गुणे में आ जाएगा n बराबर क्या होता है बच्चों, mg के, और m कितना है, पूरा द्रव्यमान यहां पर देखेंगे, यहां पर F1 यहां लग रहा है, इस सतह पे यहां पर लग रहा है, इसका मतलब द्रव्यमान कितना है m/2 प्लस m के, m/2 प्लस m के, या m प्लस m/2 के, जो भी लिखना चाहो आप, दोनों चीज एक ही चीज है, और गुणे हो जाएगा g के, mg के। तो पूरा द्रव्यमान कितना हो गया, ये हो गया mg के। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, F2 का मान आ गया, F1 का मान निकालते हैं। तो F1 का मान यहां से आ जाएगा हमारे पास, F1 बराबर देखो कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2 और एक 3/2 हो जाएगा, 3/2 g, मतलब ये आ जाएगा 0.15 mg के। तो 0.15 mg ये आ गया F1, और F2 हमारा आ चुका है, कितना आ चुका है F2, 0.1 mg के। तो अब ये बताओ कि अगर ये द्रव्यमान रखा हुआ है, ये एक द्रव्यमान रखा हुआ है, इसके ऊपर एक दूसरा द्रव्यमान रखा हुआ है, ये B है और ये A है, और अगर इस पर बल लगा के खींचा जा रहा है F बल, तो इस पर बल देखो, ये लग रहा है F1 पीछे, और यहां पे लग रहा है F2 पीछे। तो अगर F1 और F2 दोनों के मान, इनका धनात्मक मान, इनका जोड़ जो है अगर F के बराबर हो जाए तभी तो ये आगे जाएंगे, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, इन दोनों का योग इसके बराबर हो जाए तभी ये आगे जाएंगे। अगर ये बड़ा हो जाएगा F का मान और F2 का मान छोटा हो गया तो ये बस आगे जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा आगे जाएगा, इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा, छद्म बल लगेगा, ठीक है। नहीं तो ये पूरा उतनी तेजी से नहीं जाएगा जितनी तेजी से भी जाएगा। अगर यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता, अगर ये सतह पर कोई फ्रिक्शन या कोई घर्षण नहीं होता, तो ए वहीं रुका रहता, बी सिर्फ आगे जाता। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हमें लिखना है, अगर हमें यह लिखना है कि दोनों एक साथ बढ़ें, पहला बिंदु जो है कि यदि दोनों एक साथ बढ़ें, जब दोनों पिंड, ठीक है, दोनों पिंड एक साथ बढ़ रहे हैं, एक साथ
बढ़ रहे। तो जब दोनों पिंड एक साथ बढ़ रहे हैं इसका मतलब हो रहा है कि F जो है ये बराबर हो गया F1 प्लस F2 के, बराबर हो जाएगा। बिल्कुल F बराबर हो गया F1 प्लस F2, मतलब इसको बराबर कर दो भाई, तो 0.15 प्लस हो गया 0.10 और दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 0.15 और 0.10 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 mg के। मतलब F का मान आ गया, F बराबर आ गया हमारा 0.25 mg के। ये मिलीग्राम नहीं लिखा है बच्चों, ठीक है। mg मतलब m द्रव्यमान है और g मतलब त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, तो 0.25 mg के। अब ऊपर चलते हैं, अब हम देख पा रहे हैं कि अगर F का मान 0.25 mg हो जाए तो ये दोनों एक साथ बढ़ेंगी, A भी आगे जाएगा B भी आगे जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ऊपर क्या लिखा है, पहला कथन क्या है। देखो पहला कथन क्या लिखा है, A नंबर आपका, कि यदि F बराबर 0.25 mg हो जाए तो पिंड एक साथ गति करेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है इसका। ये आ गया आपका, ये आंसर करेक्ट हो गया, ये आ गया, हमने देख लिया। अब बोल रहा है यदि F बराबर 0.5 mg हो तो पिंड A एवं B के सापेक्ष फिसलेगा। अगर अब बल का मान बढ़ा दिया जाए, मतलब 0.25 अगर है तो ये साथ गति कर रहे हैं। अगर F का मान 0.25 mg है, मिलीग्राम नहीं mg है, तो ये साथ बढ़ रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि अगर F का मान 0.5 से जस्ट दुगना कर दो, 0.25 से 0.50 कर दो। अब 0.50 mg अगर कर दिया तो पिंड A जो है आगे बढ़ेगा, पिंड A जो है फिसलेगा पिंड B पर, मतलब ये आगे ज्यादा तेजी से जाएगा और ये जो है ये बहुत कम बढ़ेगा। मतलब अगर ये पिंड यहां पर, मतलब पिंड ऐसा समझो ये B है और ये A है, बीच में रखा हुआ है। अगर ये B पिंड पे बल लगाए और B पिंड अगर यहां पर आ गया, ये यहां पर मान लो आ गया यहां पर, तो A पिंड जो है थोड़ा सा ही आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा ही, मतलब B पिंड इतना अगर बढ़ रहा है तो A जो है इतना ही आगे बढ़ेगा और ये फिसलेगा, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा। अब अगर और तेज लगा दे तो सिर्फ A आगे जाएगा, सिर्फ B आगे जाएगा, A वहीं पर जहां पर रखा है वहीं पर रहेगा और नीचे गिर जाएगा। B आगे बढ़ के चला जाएगा और A जहां है वहीं पर रहेगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई ये सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो बिल्कुल मुझे तो लग रहा है बिल्कुल सही है। कैसा सही है, कैसे सही है ये एक नंबर हो गया ना। दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि जब F जो है ये बराबर हो जाए 0.5 mg के, 5 mg के, अगर 0.5 mg के बराबर हो जाए, ये बोल रहा है 0.5 mg के बराबर हो जाए तो वो बोल रहा है आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो यहां पर हमने बताया था आपको, इसके साथ अगर F बराबर ये हो गया, मतलब F बराबर अगर मैं देखूं तो F बड़ा हो गया किससे, F1 प्लस F2 से, F1 प्लस F2 से बड़ा हो गया, F1 प्लस F2 से बड़ा हो गया। इसका मतलब कि अगर मैं इस पे बल लगा रहा हूं 0.5 mg का बल दे दिया तो ये बड़ा हो गया किसके, 0.25 से, काफी बड़ा हो गया। दोनों का न्यूटन का बल देखो, दोनों न्यूटन बल देखो, ये भी न्यूटन में है, ये भी न्यूटन, ये भी न्यूटन में है और ये भी न्यूटन में है। इसका मतलब कि ये काफी तेजी से बढ़ेगा। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये कि जब काफी तेजी से, ऐसा सोच के देखो आप कि बी पर ज्यादा बल लगा के आप खींच लो तो ए क्या करेगा, ए इतना तेजी से थोड़ी आएगा, क्योंकि ए चिपका थोड़ी है, सिर्फ रखा है। तो जैसे ही खींचेंगे तो इसके बीच में सिर्फ घर्षण है, घर्षण की वजह से ये साथ आ रहे थे। कोई कील नहीं ठोकी है कि दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, बंधे हुए हैं, क्या बांधा नहीं हुआ है, वो फ्री है, ये भी फ्री है। इसको खींच लिया और वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिसलेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा और ये यहीं पर रहेगा और पीछे की तरफ फिसलता जाएगा। जब बी यहां आ जाएगा, जब बी यहां तक पहुंच जाएगा तो ए नीचे गिर जाएगा। जब बी का खत्म हो जाएगा, बी वाला भाग खत्म हो जाएगा, बी पर से फिर ए नीचे गिर जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है यदि, ये भी सही है, यदि F बराबर 0.5 mg तो पिंड एक साथ गत करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर इसके साथ गत कर रहे हैं तो ये सी नंबर हमारा गलत आंसर है। सी नंबर यहां पर गलत है, सी नंबर यहां पर गलत है, नहीं होगा। सी नंबर गलत है बच्चों, ठीक है, सी नंबर गलत होगा, क्योंकि इसके साथ चल रहे थे एक साथ। इस पर तो एक फिसल रहा है, ए फिसल रहा है, बी आगे जा रहा है। इस पर देखते हैं, यदि 0.1 mg F बराबर हो तो पिंड विराम में रहेंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि F1 F2 का मान कितना आ रहा है, देखो यहां पर, जिसको मैं यहां पर लिख देता हूं, बार बार नीचे जाने से अच्छा है यहीं पर लिख दूं मैं।
तो जब यहां पर मैं देख रहा हूं कि F1 प्लस F2 का मान कितना आया दोनों का 0.25 mg के, और हम ये बोल रहा है कि F का मान हो जाए 0.1 mg के, इसका मतलब कि ये मान ज्यादा है, फ्रिक्शन का मान ज्यादा है, ये कम है। तो जब फ्रिक्शन का मान बड़ा हो जाएगा, जब ये दोनों बड़े हो गए, मतलब यहां पर बोल रहा है F1 प्लस F2 जो है ये बड़े हो गए या बहुत बड़े हो गए, किससे? F से। इसका मतलब पिंड जो है जहां पर रुका है वहीं रुका रहेगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर इसको बढ़ाना है तो कम से कम बल कितना लगाना होगा? 0.25 का, 0.25 का बल कम से कम लगाएंगे तब वो चलना स्टार्ट करेगा, नहीं तो रुका रहेगा। अगर मैं 0.24 mg भी बल लगाऊंगा तब भी ये रुका ही रहेगा। तो 0.1 तो बहुत छोटा है इससे, तो इसलिए ये सही है, बिल्कुल सही है कि रुका रहेगा। ठीक है, F का अधिकतम मान जिसके लिए पिंड एक साथ गति करेंगे 0.45 mg है, ये mg आएगा। ठीक है, तो अधिकतम मान जिसके लिए एक साथ गति कर सकते हैं ये, तो एक साथ गति तो नहीं करेंगे, ये फिसलते हुए, ये ऐसा है ना कि ये फिसलेगा, इस पर ये फिसलेगा, ये गति करेगा, तो ये वाला भी हमारा सही है आंसर। गति करेंगे, एक साथ गति करेंगे, जब डबल हो जाएगा तो वो तेजी से आगे निकल जाएगा, ये वाला गिर जाएगा, ये फिसल जाएगा। लेकिन अगर डबल से थोड़ा सा कम है, मतलब 0.50 से थोड़ा सा भी कम है, जो कि है 0.45, तो ये क्या करेगा? ए आगे बढ़े, बी आगे बढ़ेगा, ए धीरे धीरे, मतलब अगर ये चल रहा है, अगर ये 5 सेंटीमीटर आगे इसको बढ़ा रहा हूं मैं, तो शायद ये 1 सेंटीमीटर ही आगे बढ़े। ठीक है, इसको मैं अगर 5 सेंटीमीटर आगे खिसका देता हूं तो ये 1 सेंटीमीटर ही खिसकेगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होगा। तो यहां पर F का ई वाला जो है ये भी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया हमारे पास। एक और छोटा सा प्रश्न कर लेते हैं, लास्ट प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक छोटा सा देख लेते हैं यहां पर। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है ब्लॉक, तो इसमें आपको इंक्लाइन प्लेन पर या आनत तल पर जो प्रश्न होते हैं, जो किस तरह से फ्रिक्शन निकाला जाता है, किस तरह से बल निकालते हैं, कि जो फ्रिक्शन F लिख रहा है उल्टा दिशा में, ये किस तरह से निकलेगा, ये हम देख लेते हैं। तो यहां पर बोल रहा है एक आनत तल तथा एक गुटके के बीच स्थितिज घर्षण गुणांक 0.3 है। ठीक है, मतलब यहां पर ये जो यहां पर रखा है, इस आनत तल पे जहां पर ये रखा है, यहां पर स्थितिज घर्षण गुणांक मतलब म्यू एस का मान कितना दे रखा है? 0.3। ठीक है, इतना दे रखा है। अब ए पार्ट इसका बोल रहा है आनत तल को क्षैतिज से अधिकतम कितने कोण थीटा से झुकाया जा सकता है ताकि उस पर रखा गुटका ना फिसले। मतलब ये थीटा जो कोण है, इसको अगर हमें और बढ़ाना घटाना पड़े तो क्या मान हो सकता है थीटा का? अगर इसको मैं बढ़ा सकता हूं तो बढ़ा करके अगर मैं देखूं इसको, तो एक समय आएगा कि जब ये गिरने लगेगा अपने आप। तो मुझे बताना है कि वो कौन सा कोण होगा जहां पर वो गिरना चालू करेगा, या उससे पहले जहां तक वो रुका है तो वही बिंदु होगा। एक ऐसा कोण मिलेगा जिस पर ना तो ये गिर रहा होगा ना तो ये रुका होगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर 0.00001 भी अगर मैं एंगल बढ़ा दूं, कोण बढ़ा दूं, तो ये फिसलने लगेगा नीचे। उससे ज्यादा कर दूं तो हम मान लेते हैं थीटा ही है। ठीक है, कोण थीटा पर ही हम मान लेते हैं, कोण थीटा पर झुकाया जा रहा है, तो ना फिसले मतलब अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बने तो mg इधर की तरफ, नीचे की तरफ, n ऊपर की तरफ, क्योंकि नॉर्मल फोर्स इसके साथ देखो, यहां पर देखो इसके साथ कितना कोण बनाएगा ये देखो कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो mg नीचे की तरफ, तो मतलब ये बॉल इधर आता है, ये बॉल नहीं, ब्लॉक इधर आएगा, मतलब इधर आना चाहता है, मतलब इस पर एक बल लगेगा इस तरफ। mg का घटक, 2 घटक बनेंगे, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरफ जो घटक आता है ये होता है mg साइन का थीटा, क्योंकि कोण कितना है? थीटा। ये कोण कितना बन रहा है? ये भी थीटा बनेगा कोण। ठीक है, तो थीटा कोण mg साइन थीटा, और mg इधर है तो ये बन जाएगा mg कॉस का थीटा, ये नीचे वाला जो जा रहा है, मतलब mg कॉस थीटा n के बराबर हो गया। यहां पर मुझे पता चल गया कि n जो है ये बराबर हो गया mg कॉस का थीटा के। ठीक है बच्चों, mg कॉस थीटा के बराबर हो गया। अब अगर इस पे देखें तो ऊपर की तरफ F बल लग रहा है, नीचे की तरफ mg साइन थीटा लग रहा है। मतलब ऊपर की तरफ ये बल लग रहा है, किसकी वजह से? ये घर्षण बल है। ये क्या है? ये घर्षण है, घर्षण बल है। तो घर्षण बल ऊपर की तरफ है, और मतलब इस तरफ है, इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ, इसको ये नीचे लाना चाहता है, ये बल ऊपर ले जाना चाहता है।
तो हमें बोला गया है कि ये क्या कर रहा है, गुटका ना फिसले, मतलब जहां पर है ये यहीं पर रुका रहे। तो भाई गुटका अगर नहीं फिसल रहा है, इसका मतलब ये जो बल लग रहा है और ये जो बल लग रहा है आपस में बराबर होने चाहिए। मैं इसी बल को अभी तक क्या लिखता आया हूं, एफ एस लिखता था इसी बल को, ठीक है। तो एक ही चीज है, तो यहां पर एफ एस जो है या एफ जो है, अगर ये बराबर हो जाए एम जी साइन थीटा के, तो ये जहां पर रुका है यहीं पर रुका रहेगा इस कोण के लिए, थीटा के लिए। भाई ठीक है, तो मतलब मैं लिख सकता हूं एफ बराबर, यहां पर मैं लिख सकता हूं एफ बराबर, मैं लिख सकता हूं एम जी साइन थीटा के, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा के, लिख सकता हूं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूं। अब m का मान तो यहां पर दिया नहीं है कुछ, घर्षण गुणांक का मान दिया है 0.3। अब हम जानते हैं ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण नंबर 2, दो समीकरण हो गए। अब हम एक चीज जानते हैं, हमने बताया था आपको कि जो tan थीटा होगा, जो कोण होगा, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है म्यू एस के, ये बताया था, ये सूत्र आपको याद है, म्यू एस के बराबर होता है, ठीक है। और म्यू एस जो होता है, म्यू एस जो होता है, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है एफ बटे एन के, ये भी बताया था मैंने, ठीक है। अगर मैंने ये बता रखा है कि एफ के बराबर हो गया, ये छोटा एफ है, ठीक है, ये छोटा एफ है हमारा, ठीक है, ये छोटा एफ है, तो ये भी हमारा ये छोटा एफ होगा, बड़ा एफ नहीं है यहां पर, तो ये छोटा एफ, तो एफ बटा एन के। तो अगर ये सूत्र देखूं मैं, एफ बराबर दिया है, ये एन बराबर दिया है, मतलब अगर मैं बोलूं कि दो समीकरण 2 को भाग दे दूं मैं समीकरण 1 से, अगर मैं समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दूं तो ये आ जाएगा एफ जो है, ये आ जाएगा एफ, हाँ, तो ये आ जाएगा एफ बटे एन के, और ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा बच्चों, एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा। तो एम जी साइन थीटा का एम जी और एम जी कॉस थीटा का एम जी आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, साइन थीटा बटे हो जाएगा कॉस थीटा के, ठीक है। कुछ करना नहीं है आपको, वैसे आप डायरेक्ट यहां से कर सकते थे, लेकिन मैं इसको करके दिखा रहा हूं। तो एफ बटा एन को मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू एस लिख सकता हूं, तो लिख देता हूं इसको मैं लिख देता हूं म्यू एस बराबर हो गया tan थीटा के, म्यू एस बराबर हो गया tan थीटा के। तो थीटा बराबर अगर मैं निकालूं तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर वहां से आ जाएगा tan का इनवर्स हो जाएगा म्यू एस, tan इनवर्स हो गया म्यू एस के। तो यहां पर इसका मतलब थीटा बराबर मैं कर सकता हूं tan इनवर्स म्यू एस, म्यू एस का मान कितना दिया है 0.3, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0.3। तो आप देख सकते हैं कि जो कोण का मान होता है इसके संगति पर निर्भर नहीं करता, मतलब इसके द्रव्यमान वगैरह पर निर्भर करता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ घर्षण गुणांक पर निर्भर करता है। तो थीटा बराबर म्यू एस, थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स म्यू एस, क्या tan इनवर्स 0.3 के, मतलब ये कोण, इतने कोण तक, इस कोण तक अगर इसको मैं उठा दूं, इस कोण को अगर थीटा को मैं इतना अगर कर दूं, तब तक ये जो है रुका रहेगा। अगर इससे तो थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, इस कोण से थोड़ा सा भी अगर ज्यादा कर दूं मैं, 0.1% भी अगर मैं बढ़ा देता हूं, तो ये तुरंत ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा, लेकिन इस कोण तक ये रुका रहेगा। बी इसमें क्या पूछ रहा है, यदि आनत तल को क्षैतिज से कोण अल्फा, ठीक है, कोण अल्फा से झुकाकर उस पर गुटका रखकर छोड़ दिया जाए तो बल द्वारा गुटके पर कितना घर्षण बल लगेगा। अगर अल्फा, इसको अब थीटा को अल्फा मान लो, तो सेम चीज आएगी, थीटा को अल्फा मान लो। एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, यहां पर ये अल्फा नहीं है, यहां पर कुछ गलत हो गया है, यहां पर ये थीटा बटे 2 आएगा क्वेश्चन आपका। यहां पर कोण थीटा बटे 2 से झुकाकर उस पर गुटका रख दिया जाए तो क्या होगा, तो मतलब इसका आधा थीटा बटे 2, मतलब थीटा बटे 2 कर दो, इसी सूत्र को मैं कर देता हूं थीटा बटे 2। तो अगर मैं थीटा बटे 2 कर दूं तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहां से आ जाएगा आपका जो सूत्र लिखा था मैंने, तो n बराबर हो जाएगा, देखो n बराबर क्या हो जाएगा mg, और ये आया था cos थीटा के, तो cos थीटा बटे 2, और ये आ जाएगा n बराबर आ जाएगा mg cos थीटा बटे 2, और f बराबर आ जाएगा mg साइन का थीटा बटे 2। तो आपसे घर्षण बल पूछा गया, मतलब f का मान पूछा गया है, तो f बराबर मैं निकालूं तो f बराबर आ जाएगा mg के, और साइन आएगा, और थीटा बटे 2, थीटा का मान पहले हम निकाल चुके हैं, क्या है, थीटा बराबर है tan इनवर्स 0.2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0.3 बटे 2 के, ये आएगा आपका आंसर। तो ये होगा घर्षण बल, यहां पर न्यूटन लिख लो, यहां पर ये न्यूटन आएगा, ठीक है, इसका मात्रक।
तो आप अगर देखो यहां पर, तो अगर इसको थीटा बटे 2 कर दूं तो जो घर्षण बल का मान होगा ये हो जाएगा। और अगर थीटा रहता तो यहां पर डायरेक्ट यहां पर थीटा रहता तो यहां पर थीटा रख देते तो यहां पर डायरेक्ट आ जाता। थीटा बटे 2 की मतलब ही नहीं रखता, साइन थीटा कर देते तो ये हो जाता साइन tan इनवर्स 0.3। लेकिन बटे 2 करना पड़ रहा है क्योंकि कोण जो है आधा कर दिया, जितना भी कोण था उसको आधा कर दिया। मतलब अगर ये इतना है ना तो इसको ऐसे कर दिए, यहां पर आ गया कहीं, अब ब्लॉक यहां कहीं रखा है, ठीक है। तो ये घर्षण कोण का मान, घर्षण बल का जो मान है वो क्या आएगा वो अपने निकाल लिया। तो यही क्वेश्चन था आज का, यहीं तक के क्वेश्चन थे जो भी करने थे। नेक्स्ट क्लास में और पढ़ाएंगे, आगे देखेंगे, जो भी नेक्स्ट मास्टर क्लास होगी आपकी उसमें मैं बता दूंगा कि क्या होना है, कैसे होना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगे। तो आप रेडी रहिए, सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए, और ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे टाइम टाइम पर, सारे लेक्चर्स आपके कवर होते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।